वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के बारे में, जो कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दूं, जब आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर में होते हैं तो आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं जियोग्राफी में। तो जो पहला पेपर है आपका, उसी के चैप्टर नंबर 1 के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। बीए थर्ड ईयर में आप पहुंच चुके हैं फिफ्थ सेमेस्टर में, ठीक है। और जियोग्राफी सब्जेक्ट आपने ले लिया है। जियोग्राफी चूँकि एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, प्रयोगात्मक विषय है, तो जियोग्राफी में 2 पेपर आपको देने होंगे खास करके, और प्रैक्टिकल जो आप देंगे वो अलग की बात है। लेकिन आपको 2 पेपर अलग से पढ़ने होंगे थ्योरी के, ठीक है। तो उन 2 पेपर में एक प्रकार से एक पेपर आपका कौन सा है, ये पेपर नंबर 1। अच्छा, पेपर नंबर 1 में आपको पढ़ना है रीजनल जियोग्राफी, और पेपर 2 का सिलेबस ऑलरेडी मैंने दिया है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस मैंने दिया है, और दोनों की प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, ठीक है। अब हम और भी चीज़ें, जो भी वीडियोस आपके समक्ष आती रहेंगी या लाइव क्लासेस होती रहेंगी, वो सारी की सारी क्लासेस जो होंगी आपको प्लेलिस्ट में मिलती रहेगी। चैप्टर 1, चैप्टर 2 इस प्रकार से, और मॉडल पेपर लिखित के और ऑब्जेक्टिव के, और विभिन्न विश्वविद्यालय में जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनका सॉल्यूशन, और एक प्रकार से जो लिखित क्वेश्चन पेपर होंगे उनका एक प्रकार से उन क्वेश्चंस को भी आपको दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि भाई ये फला यूनिवर्सिटी का पेपर है और इसमें ये प्रश्न पूछे गए थे, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। और उन प्रश्नों का मॉडल पेपर में आंसर मैं बताता हुआ चलता ही हूँ, आप सभी को पता होता है। तो अभी आप लोग हमारे साथ पिछले 4 सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर किस तरीके से तैयारी करवाई जाती है, और मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियोस हमारे कितने उपयोगी होते हैं ये आपको विधिवत तरीके से पता है। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आज चर्चा करेंगे पेपर नंबर 1 यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र भूगोल के, और उसमें आपको पढ़ना क्या है भाई, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा रीजनल जियोग्राफी। रीजनल जियोग्राफी का मतलब होता है क्षेत्र प्रादेशिक भूगोल, या एक प्रकार से जिसको आप क्षेत्रीय भूगोल भी कहते हैं। तो खास करके इसको प्रादेशिक भूगोल ज़्यादा बेटर होता है कहना। तो ये नवीनतम क्लास है आपकी 2024, 25, 26 इन सभी में अगर आप परीक्षा देंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं कि आखिरकार हमको पढ़ना क्या है चैप्टर नंबर 1 में। हमको चैप्टर नंबर 1 में क्या समझना है, बीए फिफ्थ सेमेस्टर में जियोग्राफी के पेपर 1 में, यानी कि प्रादेशिक भूगोल में हमको प्रदेश के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। चूंकि आप प्रादेशिक भूगोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो प्रदेश जो शब्द है, क्योंकि प्रदेश से ही बना है प्रादेशिक, ठीक है। तो प्रदेश शब्द का क्या मतलब होता है, प्रदेश का क्या अर्थ है, प्रदेश की क्या परिभाषा है, प्रदेश की विशेषताएं और प्रदेश के प्रकार, ये हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 1 के माध्यम से। आपके समक्ष बोर्ड पर लिखे हुए हैं सारी चीज़ें, इनको मैं एक एक करके बड़े ही आसानी से सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपके समझ में सारी बातें आ जाए और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सारी चीज़ों को जान पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है। तो चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। आइए हम चर्चा करते हैं जियोग्राफी की। जब हम बात करते हैं तो एक शुरुआत में आप लोगों ने, मैं 1 मिनट थोड़ा सा एक भूमिका बनाना चाहूँगा। तो शुरुआत में जब आप लोग जियोग्राफी पढ़े, तो सबसे पहले आपने जियोग्राफी में क्या पढ़ा। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया, तो जियोग्राफी में आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने जियोग्राफी में मानव भूगोल पढ़ा, ठीक है। क्या पढ़ा, मानव भूगोल यानी ह्यूमन जियोग्राफी। फिर उसके बाद में आप लोगों ने क्या पढ़ा, फिर उसके बाद पहले सेमेस्टर में आप लोगों ने भौतिक भूगोल पढ़ा यानी कि फिजिकल जियोग्राफी पढ़ा। फिर सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने मानव भूगोल पढ़ा यानी ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ा। फिर इसके बाद में तो देखिए ये 2 चीज़ें आपने पढ़ ली। क्या बेसिकली मेरा समझाने का मतलब था कि जियोग्राफी में आप लोगों ने द्वैतवाद की जो धारणा है उसको भी पढ़ी होगी, और मैंने उसको जो है विस्तार से क्लेरिफाई करा था। द्वैतवाद की अवधारणा, जियोग्राफी में द्वैतवाद की विचारधारा चलती है। हालांकि वो विचारधारा उतनी ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में प्रश्न भी आता है और लोग तैयार भी करते हैं उसको। द्वैतवाद का मतलब होता है 2 विचारधाराएं चलती है। जब आप पढ़ते हैं शुरुआती स्तर पर जियोग्राफी को, तो 2 भागों में हम जियोग्राफी को बांटते हैं। एक तो हम बांटते हैं भाई मानव भूगोल, और एक भौतिक भूगोल, ठीक है। तो एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल, ये हम जो है कला और विज्ञान की दृष्टि से हम उसका कैटेगराइजेशन करते हैं। तो ये हो गया द्वैतवाद, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, ये द्वैतवाद। दूसरा द्वैतवाद अब सामने हमारे समक्ष आ रहा है, एक प्रादेशिक भूगोल और एक क्रमबद्ध भूगोल, ठीक है। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल समझा, मानव भूगोल समझा, और आपने थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ा, ज्योग्राफी में आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ा, सब जल्दी से कमेंट करके आप बताओ। फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ा, ठीक है। तो ज्योग्राफी के थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा, पर्यावरण और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, ठीक है, आपदा प्रबंधन, उसके बारे में पढ़ा। और जो क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु परिवर्तन जो होता है, इसके बारे में आप लोगों ने जाना जो है थर्ड सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने ज्योग्राफी में क्या पढ़ा भाई, फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने ज्योग्राफी में क्या पढ़ा है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे।
जियोग्राफी में आप लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ा भाई, सभी लोग बताइएगा। फोर्थ सेमेस्टर में, बिल्कुल फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने आर्थिक भूगोल का अध्ययन किया, इकोनॉमिक जियोग्राफी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। तो अब आप लोगों को पढ़ना है प्रादेशिक भूगोल के बारे में। तो प्रादेशिक भूगोल की अगर बात की जाए तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, भौगोलिक अध्ययन की दो विधियां होती हैं। भौगोलिक अध्ययन अगर आपको करना है किसी भी चीज़ का तो दो विधियों का प्रयोग करके हम लोग भौगोलिक अध्ययन करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी विधियां होती हैं? पहली विधि है क्रमबद्ध विधि, यानी कि एक क्रम तरीके से एक क्रमबद्ध विधि और एक प्रादेशिक विधि। क्रमबद्ध विधि एक प्रकार से एक होती है, एक प्रादेशिक विधि होती है। और इसी क्रमबद्ध विधि और प्रादेशिक विधि के आधार पर ही हम भूगोल को दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं या दो भागों में बांटते हैं। वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक होता है क्रमबद्ध भूगोल और एक होता है प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल क्या है और प्रादेशिक भूगोल क्या है, अगली लाइन में उसकी व्याख्या यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, सबसे पहली बात यहाँ पर समझो, क्रमबद्ध भूगोल क्या है। क्रमबद्ध भूगोल की अगर बात करें तो क्रमबद्ध भूगोल में अध्ययन क्षेत्र को एक इकाई के रूप में मान करके उसके अलग अलग भौगोलिक तत्वों का या भौगोलिक तत्वों अथवा प्रकरणों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। किसमें अध्ययन किया जाता है भैया? क्रमबद्ध भूगोल में क्या किया जाता है? अध्ययन क्षेत्र को, क्रमबद्ध भूगोल में क्या किया जाता है? अध्ययन क्षेत्र को एक इकाई मान करके, क्या मान करके भैया? एक इकाई मान करके उसके अलग अलग भौगोलिक तत्वों अथवा अलग अलग प्रकरणों का एक क्रम से अध्ययन किया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। वह विषय वस्तु क्या होती है? उस विषय वस्तु को हम बोलते हैं क्रमबद्ध भूगोल, यानी सिस्टमैटिक मेथड या सिस्टमैटिक जियोग्राफी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रादेशिक भूगोल की बात की जाए उसको बोलते हैं आप रीजनल जियोग्राफी। रीजनल जियोग्राफी है क्या? प्रादेशिक भूगोल की अगर बात की जाए तो प्रादेशिक भूगोल में क्या होता है? किसी क्षेत्रीय इकाई के अलग अलग खंडों का, किसी क्षेत्रीय इकाई की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? क्षेत्रीय इकाई की। यहाँ पर क्रमबद्ध भूगोल में एक इकाई मान करके किसको? अध्ययन क्षेत्र को। अब अध्ययन क्षेत्र क्या है, कितना बड़ा है, ये डिनोट इसमें नहीं करता है। इसमें क्या है कि अध्ययन क्षेत्र कोई भी कितना भी बड़ा है उसको एक इकाई मान लेते हैं और उस इकाई मान करके जो उसके भौगोलिक तत्व होते हैं और जो भौगोलिक प्रकरण होते हैं उनको अलग अलग कर करके हम क्रमबद्ध रूप से एक एक का अध्ययन करते हैं, वो होता है क्रमबद्ध भूगोल। लेकिन इसमें क्या होता है? किसमें? प्रादेशिक भूगोल में। प्रादेशिक भूगोल में क्या होता है कि किसी भी क्षेत्रीय इकाई की या किसी क्षेत्रीय इकाई के अलग अलग खंडों के अलग अलग खंड कर ले जाते हैं। कोई भी इकाई है, कोई क्षेत्रीय इकाई, जैसे कोई देश है या कोई महाद्वीप है तो उसमें कितने देश हैं, उन सभी देशों को अलग अलग बांट करके, या पृथ्वी के अलग अलग महाद्वीपों का अध्ययन, पृथ्वी के अलग अलग देशों का अध्ययन। ठीक है, या एक प्रकार से कोई देश है तो उसमें अलग अलग प्रदेशों का अध्ययन, मतलब उसको एक बांट करके एक क्षेत्रीय विषमता के मतलब के आधार पर, क्षेत्रीय समानता के आधार पर उन चीज़ों को बांट करके हम उसमें पढ़ते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यूपी में, मान लेते हैं गेहूं चावल ज़्यादा होता है तो यूपी को मैंने एक बांट दिया, तो ये होगा कृषि के आधार पर। यूपी की जलवायु गर्म है तो इसके आधार पर उसको मैंने बांट दिया, या अन्य राज्य की जलवायु जो गर्म है यूपी के समान है तो उसको मैंने एक में मिला करके एक प्रखंड जलवायु के आधार पर बांट दिया। तो इसी प्रकार से खनिज तत्वों के आधार पर, खनिज लवण के आधार पर आप देखते हैं अलग अलग प्रादेशिक जो है बांटे जाते हैं कि भाई यहाँ पर उद्योग धंधे ज़्यादा है तो औद्योगिक प्रदेश हो गया, वहाँ पर जलवायु गर्म है तो वो गर्म जलवायु का प्रदेश, वहाँ पर ठंडी जलवायु का प्रदेश, यहाँ पर औसतन जलवायु तो औसतन जलवायु का प्रदेश। इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रकार से क्या होता है, वहाँ पर एक प्रकार से सूर्य लंबवत चमकता है, या एक प्रकार से कहीं के लोग काले हैं कहीं के लोग गोरे हैं तो वहाँ पर एक प्रकार से कालों का मतलब कि काले लोगों का प्रदेश, या एक प्रकार से गोरी चमड़ी वालों का। आप देखते हैं कि जैसे मंगोल वाले हैं वो दूसरे तरीके से होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अलग तरीके के होते हैं, इंग्लैंड के लोग अलग तरीके के होते हैं, भारत के लोग अलग तरीके के होते हैं। तो ये सभी प्रादेशिक विभिन्नता का ही तो अध्ययन है, चाहे वो एक प्रकार से प्रजातीय विभेद की बात की जाए, या एक प्रकार से शारीरिक बनावट की बात की जाए, या एक प्रकार से जो जलवायु अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मिलती है उसकी बात की जाए, चाहे अलग अलग स्थानों पर आप देखते हैं भाषा, बोली, ठीक है, और भी तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती हैं, इकोनॉमिक जो स्रोत होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, आर्थिक स्रोत जो होते हैं, राजनीति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, सामाजिकता या सामाजिकरण की प्रक्रिया बोले, या फिर एक प्रकार सामाजिक मापदंड, सामाजिक नियम, सामाजिक क्रियाकलाप, सामाजिक रीति, सामाजिक रूढ़ियाँ, सामाजिक रीति रिवाज, ये सारे के सारे चीज़ें, धर्म जो होते हैं ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं। उसके आधार
पर ही हम प्रदेश को कैटेगराइज करते हैं, प्रदेश को बांटते हैं अलग अलग खंडों में, और अलग अलग खंडों में बांट करके हम अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रादेशिक भूगोल, ठीक है, या रीजनल ज्योग्राफी। समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो प्रादेशिक भूगोल क्या है? प्रादेशिक भूगोल में किसी क्षेत्रीय इकाई का क्या किया जाता है? कोई भी क्षेत्रीय इकाई है उसके अलग अलग खंडों का या प्रदेशों का, अलग अलग खंडों का या प्रदेशों का अध्ययन भिन्न भिन्न किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, ठीक है। तो प्रदेशों का अलग अलग खंडों को बांट लेते हैं किसी क्षेत्रीय इकाई में, अलग अलग खंड और अलग अलग प्रदेश हमने बांट लिया। फिर उसके बाद में जैसे ए खंड का अध्ययन हमने अलग किया, बी खंड का अध्ययन हमने अलग किया, सी खंड का अध्ययन हमने अलग मापदंडों के आधार पर किया। तो इस प्रकार से अध्ययन भी हम भिन्न भिन्न करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से विश्व को अनेक प्रदेशों में हम बांट करके अध्ययन करते हैं, जैसे कि डी विटलसी की बात की जाए, विश्व को अनेक कृषि प्रदेशों में वो बांटते हैं, ठीक है। तो डी विटलसी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं और एक अच्छे भूगोलवेत्ता है, अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं, और वो एक प्रकार से बात की जाए तो वो ऐसे भूगोलवेत्ता हैं जो कि विश्व को अनेक प्रदेशों में बांट करके उसका अध्ययन करते हैं। तो वो प्रादेशिक भूगोल के बारे में जानकारी देने का काम करते हैं। तो प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल के बीच में डिफरेंस आप लोगों को जरूर पता होगा कि आखिरकार क्रमबद्ध भूगोल क्या है और प्रादेशिक भूगोल क्या है। निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी। क्रमबद्ध भूगोल की बात करें तो क्रमबद्ध भूगोल में अध्ययन क्षेत्र को एक इकाई मान करके उसके अलग अलग भौगोलिक तत्वों अथवा प्रकरणों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल में किसी क्षेत्रीय इकाई के अलग अलग खंडों या प्रदेशों का अध्ययन भिन्न भिन्न किया जाता है। और खास करके आप देखते हैं इसमें और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि जो आपका ये होता है क्या बोलते हैं क्रमबद्ध भूगोल। तो विश्व के क्रमबद्ध भूगोल में पूरे विश्व को एक अध्ययन इकाई माना जाता है और कई भौगोलिक उपादानों या प्रकरणों का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है इसमें, जबकि प्रादेशिक भूगोल में विश्व को अनेक प्रदेशों में बांट करके उसका भिन्न भिन्न भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रदेश एक क्षेत्रीय इकाई है जिसमें कुछ अथवा अधिकतम भौगोलिक तत्वों अथवा प्रकरणों की समानता होती है, और यह भूमि का एक खंड होता है जिसमें विशिष्ट या समान अभिलक्षण पाए जाते हैं, और वह अपने विशिष्ट अभिलक्षणों के माध्यम से अन्य भूभागों से अंतर रखता है। और प्रदेश की जो है एक प्रकार से प्रदेश की बहुत सारी विशेषताएं भी जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है उसको मैं समझाऊंगा। इससे पहले अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं एक रिचर्ड हार्टसोन, वो कहते हैं कि प्रदेश जो होता है एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी विशिष्ट स्थिति होती है जो किसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों से अलग होता है और जो उतनी ही दूरी तक फैला होता है जितनी दूरी तक वह भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से मतलब क्या होता है, कहीं पर समानता कहीं पर भिन्नता। आप देखते हैं ए समाज है तो ए की विशेषताएं मतलब ए क्षेत्र की विशेषताएं बी क्षेत्र से अलग होती, चाहे उसकी जलवायु अलग है चाहे उसकी भाषा अलग है, तो क्षेत्रीय विभिन्नता होती है। और उसी क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर ही हम प्रदेशों का वर्गीकरण करते हैं, और वही होता है प्रादेशिक भूगोल के प्रादेशिक भूगोल में उन्हीं क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन, क्षेत्रीय समानताओं का अध्ययन किया जाता है अलग अलग, ठीक है। ए का पहले अध्ययन हो गया, फिर बी का अध्ययन, फिर सी का अध्ययन, इस प्रकार से क्षेत्रीयता के हिसाब से अध्ययन करते हैं। जब आप पहले पढ़ते थे बीए थर्ड ईयर में क्षेत्रीय भूगोल या प्रादेशिक भूगोल, तो उसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ता था साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया और फार ईस्ट एशिया। अब इसमें क्या होता था कि आप साउथ ईस्ट एशिया में कृषि कैसी होती है, साउथ ईस्ट एशिया में एक प्रकार से जलवायु कैसी है, साउथ ईस्ट एशिया में खेती क्या क्या होती है, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में जनसंख्या कितनी है, साउथ ईस्ट एशिया का भूभाग कैसा है, वहाँ का एक प्रकार से स्ट्रक्चर कैसा, भौगोलिक स्थिति वहाँ की कैसी है, ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कैसी है, क्लियर, सांस्कृतिक स्थिति कैसी है। तो ये सारी चीज़ें आप अलग अलग परिवेश में पढ़ते हैं। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया की सारी चीज़ें अलग हैं, दक्षिण पश्चिमी एशिया की अलग हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो है आप देखते हैं सुदूर पूर्व एशिया में अलग है, जैसे जापान और चाइना की कुछ कंडीशंस लगभग सेम ही आपको मिलती हैं। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया की सिचुएशंस आपको सेम मिलती हैं। बंगाल की खाड़ी के जितने देश हैं सभी की जो सिचुएशंस सेम मिलती है, चूँकि वहाँ पर उत्पादन मतलब खास करके आप देखते हैं तेल वगैरह का उत्पादन, खनिज तेलों का उत्पादन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखते हैं इधर जो है वर्मा और इसके अलावा आप देखते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब, ठीक है, वियतनाम, ये सब ऐसे देश हैं, हांगकांग, ये सब ऐसे देश हैं जो कि एक प्रकार से ये अलग तरीके की विशेषता रखते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इन्हीं क्षेत्रीय विभिन्नताओं का, क्षेत्रीय समानताओं का अलग अलग जो है अध्ययन किया जाता है। वही है आपका क्या, उसी को बोलते हैं प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल की परिभाषा देते हुए अमेरिका के एक प्रसिद्ध विद्वान हैं
डी विटलसी। डी विटलसी महोदय अमेरिका के भूगोलवेत्ता हैं और ये कहते हैं, इसकी परिभाषा को देते हुए, प्रदेश के अर्थ को और परिभाषा को बताते हुए कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, प्रदेश के बारे में कहते हैं, प्रदेश की परिभाषा हम समझ रहे हैं। ये कहते हैं कि क्षेत्रीय समानता के आधार पर, किसके आधार पर भैया, किसके आधार पर बात की जा रही है, यहाँ पर बड़े ध्यान समझिएगा, क्षेत्रीय समानता के आधार पर, यहाँ पर क्षेत्रीय समानता के आधार पर परिभाषित पृथ्वी की सतह यानी भूतल के, तो समानता के आधार पर, क्षेत्रीय समानता के आधार पर परिभाषित पृथ्वी की सतह यानी भूतल के किसी भी प्रखंड को जो कि क्या है, भूतल का है यानी पृथ्वी की सतह का है यानी भूतल पर है, वो किसी भी प्रखंड हो, ठीक है, उस किसी भी प्रखंड को जो कि समान विशेषताओं को रखता है, समानता रखती है या समानता होती है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो क्षेत्रीय समानता के आधार पर परिभाषित पृथ्वी की सतह भूतल के किसी भी प्रखंड को प्रदेश की संज्ञा दी जा सकती है। मतलब ऐसा क्षेत्र, ऐसा भूभाग जहां पर एक प्रकार से क्षेत्रीय समानता हो। क्षेत्रीय समानता मतलब क्या हो गया कि वहाँ की जलवायु सेम हो, वहाँ की भाषा सेम हो, वहाँ के लोग एक जैसा पहनावा, एक प्रकार से पहनावा या फिर उनका जो संस्कृति है वो सेम हो। इसके अलावा और भी तमाम सारी चीज़ें उनकी सेम होनी चाहिए, मतलब कि जैसे एक प्रकार से इस गांव की वैसे उस गांव की, या फिर जैसे मतलब एक समानता होती है हर एक क्षेत्र में, तो उसी समानता के आधार पर क्षेत्रीय एक प्रकार से या प्रादेशिक प्रखंड को बांटा जाता है, या फिर प्रदेश को ही हम उसको प्रदेश कहते हैं। यानी प्रदेश ही पूछा जा रहा है, प्रदेश क्या होता है, तो प्रदेश जो होता है वो क्षेत्रीय समानता के आधार पर परिभाषित पृथ्वी की सतह यानी भूतल के किसी भी प्रखंड को प्रदेश की संज्ञा दी जा सकती है, जो अपने आप में समानता रखता है बहुत सारी चीज़ों का। ठीक है, ये हो गया प्रदेश की परिभाषा। किसने दी है इसको, डी विटलसी महोदय ने दिया। इसके बाद में नाम आता है अमेरिका के एक और विद्वान हैं, उनका नाम है फेनमैन, अमेरिका के ही प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं। ये कहते हैं कि प्रदेश जो होता है एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक इकाई होती है, यानी प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है। एक कैसी भौगोलिक इकाई है भाई, तो एक भौगोलिक इकाई यानी जियोग्राफिकल यूनिट है, ये समझिएगा। प्रदेश क्या होता है, प्रदेश जो है एक जियोग्राफिकल यूनिट है, यानी एक भौगोलिक क्या है, इकाई है। एक ऐसी भौगोलिक इकाई है जिसमें क्या होता है, जिसमें सर्वत्र यानी हमेशा स्थलाकृतिक समांगता पाई जाती है। स्थलाकृतिक, सर्वत्र माने हमेशा, मतलब हमेशा एकांगता पाई जाती है, किसमें, समांगता पाई जाती है। समांगता मतलब कि क्या होता है, सारे अंगों में लगभग समानता पाई जाती है। अंगों की अगर बात की जाएगी तो 16 अंग जो है लगभग बताए हैं, किसने, 16 अंग बताए हैं भैया, किसने उसको बताया, 16 प्रकरण अथवा 16 विषयों के बारे में डी विटलसी बताते हैं, जो कि एक प्रकार से 1956 में उन्होंने बताया कि एक प्रदेश में न्यूनतम 16 प्रकरणों अथवा विषयों का अध्ययन किया जाता है और इस तरह तत्वों के आधार पर प्रदेश की 4 श्रेणियां होती हैं, उन्होंने बताया था। तो स्थलाकृतिक समांगता पाई जाती है, मतलब कि सभी अंगों में समानता पाई जाती है, उसी को बोलते हैं समांगता। ठीक है, स्थलाकृतिक। अब ये समांगता क्या होती है, समांगता मतलब वहाँ की जलवायु, भाषा, ठीक है, भौगोलिकता या जो है भौगोलिक उच्चावचन, ठीक है, तो ये सब सेम है, भौगोलिक चीज़ें सेम है, आर्थिक, राजनीतिक, तमाम जलवायविक, ठीक है, इन सभी चीज़ों में समानता पाई जाती है। तो उस स्थलाकृतिक समांगता जहाँ पर पाई जाती है, हमेशा पाई जाती है, वो भौगोलिक इकाई होती है प्रदेश। यानी प्रदेश एक भौगोलिक इकाई होती है, एक ऐसी भौगोलिक इकाई होती है जिसमें सर्वत्र स्थलाकृतिक समांगता पाई जाती है और जो आसपास के क्षेत्रों की दृष्टि से सर्वथा भिन्न होती है। आसपास मतलब कि जो अलग जो है समांगता एक ऐसी पाई जाती है कि अगर मान लेते हैं ए वाले क्षेत्रों में समांगता पाई जाती है, ए स्थलाकृति कोई है, वहां पर सारे अंग समान हैं, तो आसपास के जो ए के आसपास के क्षेत्र, जैसे ए के आसपास बी क्षेत्र हो गया, ए के आसपास इधर सी क्षेत्र हो गया, या फिर इधर डी हो गया, इधर ई क्षेत्र हो गया, तो ई, बी, डी और सी इन सभी क्षेत्रों की दृष्टि से क्या होता है, सर्वथा भिन्न होता है। भिन्न मतलब अलग होता है, इसकी विशेषताएं अलग होती हैं। इसके अंगों में ए के जितने भी अंग है, ए में मान लेते 10 अंग है, 10 के 10 अंग जो है उसमें समानता पाई जाती है इतने क्षेत्र में, तो बोलते हैं उसको भाई क्या बोलेंगे, उसको प्रदेश बोलेंगे। ठीक है, तो आसपास के क्षेत्रों की दृष्टि से सर्वथा भिन्न होते हैं, तो ऐसी इकाई को, ऐसी भौगोलिक इकाई को जो कि या जिसमें सर्वत्र स्थलाकृतिक समांगता पाई जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रदेश। ठीक है, तो प्रदेश एक भौगोलिक इकाई है जिसमें सर्वत्र स्थलाकृतिक समांगता पाई जाती है, जो अपने आसपास के क्षेत्रों की दृष्टि से सर्वथा अलग या भिन्न होते हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो ये परिभाषा किसने दी है, फेनमैन महोदय ने दी है, याद कर लीजिएगा।
फेनमैन महोदय की ये परिभाषा बड़ी ज़बरदस्त है। इसके बाद में नाम आता है, फेनमैन के बाद में ही आपको बता दूं, फ्रांसीसी मानव भूगोल के संस्थापक हैं, फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं, आप सभी को पता होगा, वाइडल डी ला ब्लास या बिडाल डी ला ब्लास मानव भूगोल के संस्थापक भी इनको माना जाता है। इन्होंने कहा कि प्रदेश का आशय एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से है जहां एक दूसरे से सर्वथा भिन्न इकाइयां कृत्रिम ढंग से वहां संग्रहित किए जाने के पश्चात स्थानीय पर्यावरण में परस्पर सह अस्तित्व के फलस्वरूप परस्पर संयुक्त हो जाती हैं, जिसके आधार पर संबद्ध क्षेत्र की अलग पहचान बन जाती है। ठीक है, ये चीज़ें उन्होंने बताई। कुल मिलाकर के ये चीज़ें हैं। लेकिन अब हम समझेंगे एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं उनकी परिभाषा को, यानी ब्रिटिश भूगोलवेत्ता कौन है, ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता हैं हर्बर्टसन। हर्बर्टसन की बात की है तो बड़े अच्छे भूगोलवेत्ता हैं, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने एक ज़बरदस्त परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि प्रदेश जो होता है, प्रदेश की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि प्रदेश वह है या प्रदेश वह भौगोलिक इकाई होती है। इन्होंने भी भौगोलिक इकाई बताई है, फेनमैन ने और हर्बर्टसन ने भी भौगोलिक इकाई ही कहा है। तो क्या है, प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है। कौन सी भौगोलिक इकाई है जिसमें क्या होता है, भूमि, जल, वायु, पशु, पेड़ पौधे और तथा मनुष्य। ये देखिए तमाम सारे तत्व हो गए। यही सब अंग की बात यहाँ पर मैं कर रहा था। समांगता पाई जाती है, सर्वत्र स्थलाकृतिक समांगता। स्थलाकृतिक मतलब स्थलाकृतियों में समांगता पाई जाती है, उसके स्थलाकृतियाँ एक जैसी होती हैं और वो आसपास के क्षेत्रों से भिन्न होती हैं। क्लियर। तो इसमें बताएगा कौन कौन सी इकाई है जिसमें क्या होता है, भूमि एक जैसी हो, जल एक जैसा हो, वायु, पशु, पेड़ पौधे और मनुष्य जो हैं वो क्षेत्रीय स्तर पर परस्पर इतने घनिष्ठ और विशिष्ट संबंध में संयुक्त हो गए हैं कि उनसे संपूर्ण की विलग तथा अनूठी पहचान बन गई है। मतलब संपूर्ण से अलग वो हैं और उनसे एक प्रकार से पहचान उनकी अलग बनी हुई है। एक क्षेत्रीय विषमता या क्षेत्र वही बोलते हैं, क्योंकि समुदाय के लोग जो रहते हैं बता देते हैं कि फला समुदाय हो गया, वो दूसरा समुदाय है, वो अगला समुदाय है। तो इसी प्रकार से अनूठी पहचान उनकी बनी हुई है। वो संपूर्ण की मतलब संपूर्ण समाज से मतलब संपूर्णता से अलग हैं। एक अलग उनका प्रदेश है। उनमें चाहे भूमि की बात की जाए, जल की, वायु की, पशु पेड़ पौधों की, मनुष्यों की, वो सब आपस में इतने घनिष्ठ संबंध रखते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर इतने घनिष्ठ और विशिष्ट संबंध हैं उनके कि उसी से वो इकट्ठा हो गए और संयुक्त रूप से रहते हैं। वो होता है एक प्रकार से एक प्रदेश और एक इकाई, मतलब एक भौगोलिक इकाई जो कि प्रदेश के रूप में जानी जाती है। ये बताया किसने, हर्बर्टसन ने, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं। कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बताऊं इसकी परिभाषा, तो कुल मिलाकर के जो है जो ये है क्या बोलते हैं, प्रदेश। प्रदेश क्या होता है, एक प्रदेश जो होता है भूतल का एक प्रखंड अथवा एक इकाई होती है। सबसे पहली बात क्या होता है, एक प्रखंड अथवा एक इकाई होती है जिसमें क्या होता है, विशिष्ट या समान अभिलक्षण पाए जाते हैं और अपने विशिष्ट अभिलक्षणों के कारण एक प्रदेश अपने समीपवर्ती, संलग्न अथवा अन्य क्षेत्रों से अलगाव या भिन्नता बनाए रखने में एक प्रकार से बनाए रख सकता है। क्लियर। तो ये होता है एक प्रकार से प्रदेश। ठीक है। प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश यही होता है कि भाई वो एक तो अपने में समानता है, उसमें जितने भी चीज़ें हैं समांगता पाई जाती है, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो जो दूसरे एक प्रकार से क्षेत्र है या दूसरे जो प्रदेश हैं उनसे अलग भी होता है। यानी एक तरफ तो अपने में समानता है लेकिन आसपास के चीज़ों से भिन्नता रखते हैं, तो वो होता है प्रदेश। वो होता है एक प्रकार से आपका क्या, प्रदेश। और क्या किसकी बात मैं कर रहा था, प्रदेश की बात कर रहा था। तो समानता और भिन्नता दोनों प्रदेश में पाई जाती हैं। दूसरे मान लेते ए प्रदेश कोई है और कोई बी प्रदेश है। मान लेते हैं ये ए प्रदेश है और ये बी प्रदेश है। तो जो ए प्रदेश है इसमें जो क्वालिटी है ये क्वालिटी ए की ही क्वालिटी है, ये क्वालिटी यहाँ पर बी में नहीं मिलेगी, और जो बी की क्वालिटी है वो ए में नहीं मिलेगी। ठीक है। यानी ए की क्वालिटी आपस में तो समान है लेकिन बी से भिन्न जरूर है, बी की क्वालिटी आपस में समान जरूर है लेकिन ए से भिन्न है। तो यही होता है प्रदेश। यानी एक लाल प्रदेश और एक काला प्रदेश, यानी कि एक ए प्रदेश एक बी प्रदेश। चूंकि ए के आपस के जो इकाइयां हैं वो समान हैं, ठीक है, उनमें समानता है, लेकिन बी की इकाइयों से उनमें भिन्नता है, और बी की आपस की इकाइयां समान हैं लेकिन ए की इकाइयों से बी की इकाइयों में भिन्नता है। तो इस प्रकार के जो है भूतल को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रदेश। क्लियर। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अब हम समझते हैं प्रदेश की विशेषताओं के बारे में। प्रदेश की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, उन्हीं विशेषताओं को हम समझेंगे। देखिए पहली विशेषता होती है प्रदेश की कि प्रदेश जो होता है एक भौगोलिक क्षेत्र द्वारा सीमांकित इकाई होती है।
एक भौगोलिक क्षेत्र के द्वारा क्या होता है, एक सीमा होती है, इसकी क्या होती है, एक सीमा होती है। सीमा मतलब एक लिमिट होती है कि भाई इतनी एरिया की, एक प्रदेश क्या होता है, एक भौगोलिक क्षेत्र होता है और उसके द्वारा सीमांकित होता है, एक इकाई होती है सीमांकित इकाई कि भाई इतना क्षेत्र जो है ये इतने दायरा में, इतना हेक्टेयर या इतने वर्ग किलोमीटर का दायरा है। तो समझ में आ गई चीजें। यानी प्रदेश जो होता है एक भौगोलिक क्षेत्र के द्वारा सीमांकित एक इकाई होती है, सबसे पहली बात। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि प्रदेश जो होता है उसमें पदानुक्रमिक व्यवस्था होती है। पदानुक्रमिक व्यवस्था का मतलब होता है कि एक प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से चीजें होती हैं, पद के अनुक्रम के हिसाब से, ठीक है, व्यवस्था होती है इसमें। ये दूसरी विशेषता हो गई, यानी कि प्रदेश में क्या होती है, पदानुक्रमिक व्यवस्था होती है। तीसरी विशेषता है कि एक प्रदेश जो होता है अपने पड़ोसी प्रदेश से अलग होता है। ये भी यानी कि मैंने जैसा बताया ए और बी वाला बताया था, तो A डज नॉट इक्वल टू B, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी A इसके बराबर नहीं है, A में A और B में क्या है, असमानता है या भिन्नता है, ठीक है, भिन्नता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक प्रदेश अपने पड़ोसी प्रदेश से अलग होता है, ये तीसरी विशेषता आप लिख सकते हो प्रदेश की। तो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश की परिभाषा बताते हुए प्रदेश की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या आपसे प्रश्न पूछ सकता है प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश कितने प्रकार के होते हैं एवं प्रदेश की विशेषताएं बताएं। या फिर प्रदेश की अर्थ और परिभाषा बताते हुए उसके प्रकार और विशेषताओं पर प्रकाश डालें या चर्चा करें। तो कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे, आप आसानी से उन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे अगर इस वीडियो को आप लोगों ने देखा या इस सेशन को आपने अटेंड किया। चलें, तो एक प्रदेश जो होता है अपने पड़ोसी प्रदेश से अलग होता है। इसके अलावा प्रदेश जो होता है एक प्रशासनिक नियंत्रण में होना चाहिए। अगर प्रशासनिक नियंत्रण में प्रदेश नहीं, प्रशासनिक नियंत्रण मतलब क्या होता है कि वहाँ पर एक प्रशासन होना चाहिए, जो प्रशासन वहाँ की गतिविधियों को नियंत्रित रखना चाहिए, वहाँ की चीज़ों पर एक प्रकार से, चाहे वहाँ के जंगल हो, चाहे वहाँ के खनिज तत्व हो, चाहे वहाँ की नदियाँ हो, सभी पर अपने नियम कायदे बने हों और सब पर एक प्रकार से नियम के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हों। मतलब एक प्रकार से प्रशासनिक नियंत्रण में अगर नहीं होगा तो वो क्षेत्र या प्रदेश जो होगा वो पीछे रह जाएगा और उसकी रक्षा नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो प्रदेश एक प्रशासनिक नियंत्रण में होना चाहिए, ये भी एक विशेषता में आप लिख सकते हैं, ठीक है, प्रदेश की एक विशेषता है ये। इसके अलावा अगली विशेषता आप देखिएगा, पांचवी विशेषता है कि प्रदेश में क्या होता है, समरूपता जो पाई जाती है। कैसी समरूपता पाई जाती है, प्रदेश में समरूपता होती है। किस प्रकार की समरूपता भाई, प्राकृतिक समरूपता, सामाजिक समरूपता और सांस्कृतिक समरूपता। देखिए, प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लक्षणों के आपसी क्षेत्रीय संबंधों के द्वारा होती है क्या, समरूपता होती है। प्रदेशों में समरूपता होती है किन लक्षणों के आपसी क्षेत्रीय, मतलब आपसी क्षेत्रीय संबंधों के द्वारा। तो किन लक्षणों के, यानी प्राकृतिक लक्षणों के आपसी क्षेत्रीय संबंधों के द्वारा समरूपता होती है प्रदेश में। सामाजिक लक्षणों के आपसी क्षेत्रीय संबंधों के द्वारा प्रदेश में समरूपता होती है। सांस्कृतिक लक्षणों के आपसी क्षेत्रीय संबंधों के द्वारा प्रदेश में समरूपता होती है। समझ में आ गई चीजें, यानी प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लक्षणों के आपसी क्षेत्रीय संबंधों के द्वारा क्या होता है, प्रदेश में समरूपता, एक रूपता पाई जाती है। ये भी एक विशेषता है प्रदेश की। इसके अलावा छठी विशेषता में आप लिखेंगे, छठी विशेषता है मेरे भाई प्रदेश की, क्या है कि प्रदेश के विकास कार्यों में स्थानीय व्यक्तियों को साझीदार बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, एक सुझाव भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या एक विशेषता प्रदेश के विकास कार्य में। विकास कार्य का मतलब क्या होता है, प्रदेश का विकास करने के लिए, जैसे प्रदेश में कोई बांध बन रहा है, ठीक है, या कोई सड़क बन रही है, या किसी भी प्रकार का कोई वो चीज़ें हो रही हैं, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे क्या होना, प्रदेश के विकास कार्यों में क्या करना चाहिए। तो प्रदेश के विकास कार्य में भाई सबसे पहली बात व्यक्तियों को साझेदार बनाना चाहिए। कहाँ के, स्थानीय व्यक्तियों को, जो क्षेत्रीय, अगर किसी प्रदेश के विकास का कार्य अगर आप कर रहे हैं, कहीं पर आप बांध बना रहे हैं, तो आप बाहर से मजदूर को ना ले जाएं, आप वहीं के मजदूर से एक प्रकार से जब करवाएंगे तो ज़्यादा तरीके से होगा। कुछ बाहरी मजदूर हों, कुछ बाहरी लोग हों, लेकिन वहीं के मजदूरों को भी एक प्रकार से अगर आप उनसे भी करवाएंगे, उनको भी साझेदारी में रखेंगे, इससे क्या होगा, इससे एक प्रकार से प्रदेश का विकास अच्छे तरीके से होगा। और प्रदेश के विकास में जो बाधाएं आएंगी, जो रुकावटें आती हैं, वो स्थानीय लोगों के द्वारा ही की जाती हैं। इसीलिए जब आप स्थानीय लोगों को मिला लेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रदेश का अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो पाएगा, प्रदेश का अच्छे तरीके से विकास हो पाएगा। क्लियर।
तो प्रदेश के विकास कार्यों में जो स्थानीय व्यक्ति हैं, जो क्षेत्रीय व्यक्ति हैं, उनको हमेशा साझेदार में रख लेना चाहिए, उनको साझेदार बना लेना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका छठी विशेषता किसी भी प्रदेश की। इसके अलावा अगली विशेषता है आपके सातवीं विशेषता है प्रदेश की। विशेषता यह है कि प्रदेश जो होता है, प्रदेश क्या है, एक निश्चित अर्थों वाला, क्या है प्रदेश, एक निश्चित अर्थों वाला इकाई क्षेत्र है। एक निश्चित अर्थ है प्रदेश का, ठीक है, और उसी का इकाई का क्षेत्र है। एक निश्चित अर्थों वाला इकाई क्षेत्र होता है प्रदेश, और इसीलिए इसका अध्ययन निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। प्रदेश का उद्देश्य जो होता है कुछ निश्चित होता है, और उन्हीं निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदेश का निर्माण या प्रदेश का एक प्रकार से अध्ययन किया जाता है। खास करके प्रदेश का अध्ययन किसके लिए किया जाता है, एक निश्चित अर्थों वाला इकाई के क्षेत्र होता है, और इसीलिए इसका अध्ययन जो होता है प्रदेश का निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होता है। तो प्रादेशिक अध्ययन जो होता है, जो हम आप लोग कर रहे हैं, उसका एक निश्चित उद्देश्य है, और उसी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम और आप प्रादेशिक भूगोल को पढ़ और पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो प्रादेशिक भूगोल पढ़ने के पीछे एक निश्चित उद्देश्य छिपा हुआ है, सामान्य उद्देश्य नहीं है। एक निश्चित उद्देश्य है कि अगर हम प्रादेशिक भूगोल को पढ़ेंगे तो हम क्षेत्रीय विभिन्नता के बारे में जान सकेंगे, क्षेत्रीय समानता के बारे में जान सकेंगे, और क्षेत्रीय जो चीज़ें हैं, क्षेत्रीय उच्चावचन के बारे में जान सकेंगे। क्षेत्रीय विषमता में खासकर जलवायु परिवर्तन कहाँ पर कैसी हो रही, कहाँ पर तापमान, कहाँ पर मिट्टी, कहाँ पर स्थानीय स्थलाकृति कहाँ की कैसी हैं, इन सारी चीज़ों को हम जान सकेंगे। तो ये एक निश्चित उद्देश्य है, और इसी की पूर्ति के लिए हम लोग प्रादेशिक भूगोल को पढ़ते और पढ़ाते हैं। ये हो गई इसकी सातवीं विशेषता। इसके अलावा इसकी आठवीं विशेषता है, देखेंगे कि एक प्रदेश जो होता है, उस प्रदेश में किसी एक अथवा अनेक भौगोलिक तत्वों की समांगतता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, समांगता पाई जाती है। जैसे कि मृदा एक जैसी होती, मृदा में समांगता हो गई, जलवायु की समांगता हो गई, या फिर वनस्पति की समांगता हो गई। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। यानी कि प्रदेश जो होता है, एक प्रदेश में क्या होता है, किसी एक अथवा अनेक भौगोलिक तत्वों की, किसी एक भौगोलिक तत्व मतलब मृदा जो है एक जैसी है, या जलवायु एक जैसी है, या वनस्पति एक जैसी होगी, वो होगा एक प्रदेश। और अनेक भौगोलिक तत्व मतलब कि कहीं पर मृदा, जलवायु और वनस्पति एक जैसी हैं, और एक प्रकार से और भी चीज़ें, जैसे आर्थिक चीज़ें एक जैसी हैं, सामाजिक चीज़ें एक जैसी हैं, या फिर और भी एक प्रकार से भौगोलिक चीज़ें एक जैसी हैं, तो वो सब हो जाएगा अनेक भौगोलिक तत्वों की समांगता। ठीक है, तो अनेक भौगोलिक तत्वों की समांगता या किसी एक भौगोलिक तत्वों की असमांगता पाई जाती है, उसको एक प्रदेश बोलते हैं। उसमें खास करके मृदा, जलवायु और वनस्पति की समांगता की बात की जा रही है। ठीक है, ये हो गया आपकी आठवीं विशेषता। इसके अलावा अगला जो है, अगली विशेषता है, तो इसको समझ गए कि भाई मृदा एक जैसी, मिट्टी, जलवायु एक जैसी है, वनस्पति एक जैसी है, तो उस क्षेत्रीय स्थान को हम प्रदेश बोल सकते हैं। ठीक है, अगला जो विशेषता है मतलब इसके प्रदेश की, वो विशेषता है क्या, नवीं विशेषता है कि एक जैसे प्रदेश की समस्याएं भी एक जैसी होनी चाहिए। मतलब अगर एक जैसा समाज है, एक जैसा प्रदेश है, खासकर समाज कहना उचित नहीं है, एक जैसा प्रदेश अगर है तो उसकी समस्याएं भी एक ही जैसी होनी चाहिए। अगर ए समाज और बी समाज जो हैं समान हैं, ठीक है, मान लेते ए समाज कोई है, ए प्रदेश कोई है और बी प्रदेश कोई है। अब ए प्रदेश और बी प्रदेश में समानताएं हैं, तो उनकी समस्याओं में भी समानताएं अगर होंगी तभी वो एक प्रकार से मतलब वो प्रदेश होंगे। ठीक है, समाज गलत निकल जा रहा है मेरे मुँह से, तो समाज का मतलब प्रदेश से तात्पर्य मेरा रहेगा। ठीक है, तो एक जैसे प्रदेशों में क्या होता है, एक जैसे प्रदेशों की जो समस्याएं होती हैं वो भी एक ही जैसी होनी चाहिए। ये भी समाज की एक विशेषता, प्रदेश की एक विशेषता है। इसके अलावा अगली विशेषता क्या है भाई, 10वीं विशेषता आप देखेंगे, प्रदेश जो होता है वो त्रिविमीय होते हैं। त्रिविमीय मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल होते हैं। 3 डायमेंशनल का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ वायुमंडलीय व वातावरणीय प्रसार भी रखता है। यानी प्रदेश क्या होता है, त्रिविमीय होते हैं। इसका आशय यह है कि प्रदेश की लंबाई कितनी है, प्रदेश की चौड़ाई कितनी है, ये सब तो इसमें अध्ययन किया ही जाता है। इसके अलावा वायुमंडलीय और वातावरणीय प्रसार भी इसमें ध्यान में कहता है कि भाई वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें, वायुमंडलीय प्रसार कहाँ तक है और वातावरणीय प्रसार कहाँ तक है, ये भी चीज़ें
इसमें अध्ययन की जाती हैं। तो ये भी एक प्रकार से इसकी एक विशेषता है, यानी कि प्रदेश जो होता है वो त्रिविमीय होता है, 3 डायमेंशनल होता है। इसका आशय यह है कि प्रदेश लंबाई चौड़ाई के साथ साथ वायुमंडलीय और वातावरणीय प्रसार भी रखता है, यानी ऊंचाई का भी ध्यान रखता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये होते हैं वायुमंडलीय, ये होते हैं आपके प्रदेश का त्रिविमीय स्वरूप। इसके अलावा अगली जो विशेषता है प्रदेश की वो होती है कि क्या भाई, प्रदेश जो होता है आकार और प्रसार, प्रसार माने होता है एक प्रकार से फैलाव, तो आकार यानी कि एक स्ट्रक्चर और प्रसार माने फैलाव। तो आकार और प्रसार में किसी भी मापक एवं प्रकार का हो सकता है, यानी एक प्रकार से जो प्रदेश होता है वो किसी भी मापक और किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, आकार और प्रसार की दृष्टि से वो किसी भी मापक का हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा भी हो सकता है। ठीक है, कैसा भी हो सकता है, उसका प्रकार भी कैसा भी हो सकता है। आकार प्रसार में किसी भी मापक और प्रकार का जो प्रदेश होता है वो हो सकता है, ये भी एक इसकी विशेषता है। इसके अलावा अगली विशेषता आप देखिएगा, 12वीं विशेषता आप देखेंगे प्रदेश की है कि प्रदेश का नामकरण जो होता है किसी मुख्य लक्षण के आधार पर ही होता है। कोई लक्षण जो होगा वहाँ पर कोई अगर मुख्य कोई लक्षण है तो उसी मुख्य लक्षण को ध्यान में रख करके प्रदेश का नामकरण किया जाता है, प्रदेश का नाम रखा जाता है कि भाई ये फला प्रदेश है, ये फला प्रदेश है। चूँकि इसीलिए उसका नाम दिया जाता है चूँकि वहाँ पर किसी एक चीज़ की विशेषता ज़्यादा होती है या किसी एक चीज़ का लक्षण ज़्यादा होता है। जो मुख्य लक्षण होता है उसी मुख्य लक्षण के आधार पर उस क्षेत्र विशेष का नामकरण कर दिया जाता है, उसको उस प्रदेश का नामकरण कर दिया जाता है। क्लियर, तो ये हो गया आपका क्या भाई, ये हो गई कुछ विशेषताएं जो कि मैंने आपको बताई किसकी, ये प्रदेश की विशेषताएं हैं। बात ध्यान रखिएगा। तो जब भी आपसे प्रदेश की विशेषताओं के बारे में पूछेगा तो आप ये 12 पॉइंट अगर लिख देंगे, 12 में से अगर 10 भी पॉइंट आपको याद है या 8 पॉइंट भी याद है तो आपका काम हो जाना है, आपको सारे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। तो कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से आप लोग सभी लोग नोट डाउन करिएगा। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब आपका क्या हो गया भाई, देखिए हमने प्रदेश का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं को समझ लिया। अब हमको लास्ट समझना है प्रकार के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, कि वर्गीकरण कैसे किया करते हैं हम जो है प्रदेशों का। तो प्रदेशों के वर्गीकरण की अगर बात की, प्रदेशों का प्रकार, यहाँ पर आप देखिए प्रदेशों का प्रकार, प्रदेशों के प्रकार की अगर बात करें तो डी विटलसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने 1956, अमेरिका के भूगोलवेत्ता हैं ये डी विटलसी, 1956 ईस्वी में इन्होंने यह बताया कि एक प्रदेश में न्यूनतम जो है लगभग 16 प्रकरणों अथवा विषयों, प्रकरण मान लें यहाँ पर विषय या तत्व, ठीक है, तात्पर्य एलिमेंट या तत्व या विषय आप बोल सकते हो। ठीक है, या यहाँ पर लिखा है तो 16 प्रकरणों अथवा विषयों का अध्ययन किया जाता है और इस तरह तत्वों के आधार पर प्रदेश की 4 श्रेणियों मतलब हो सकती हैं। प्रदेश को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, किसके आधार पर, 16 प्रकरणों के आधार पर या 16 विषयों के आधार पर हम लोग प्रदेश को 4 भागों में बांट सकते हैं। इन्हीं तत्वों के आधार पर हम लोग प्रदेश को 4 भागों में बांट सकते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से हैं या 4 प्रकार कौन कौन से प्रदेश के, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए पहला प्रकार है आपका, पहला प्रकार है भैया एकल विषय प्रदेश। एकल विषय प्रदेश की अगर बात करें हम तो एकल विषय प्रदेश क्या होता है, एकल विषय प्रदेश की अगर बात की जाए तो एकल विषय प्रदेश को बोलते हैं अंग्रेजी में सिंगल टॉपिक रीजन। क्या बोलते हैं, सिंगल टॉपिक रीजन। एकल विषय प्रदेश को क्या बोलते हैं, सिंगल टॉपिक रीजन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भूतल पर मात्र एक ही तत्व के वितरण का अध्ययन होता है तब उसके वितरण से संबंधित भिन्नता यानी क्षेत्रीय भिन्नता के अनुसार प्रदेशों का जन्म होता है और इस तरह के प्रदेशों को एकल विषय प्रदेश कहा जाता है। जैसे कि इसमें मृदा एक जैसी अगर किसी प्रदेश की है तो वो एकल विषय प्रदेश होगा। वर्षा प्रदेश यानी वर्षा किन्हीं स्थानों पर एक जैसी होती है उतने ही सेंटीमीटर, तो वो वनस्पति वहाँ की एक जैसी, तो वनस्पति प्रदेश हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से भाषा प्रदेश भी होता है कि भाई एक जैसी ही भाषा बोलते हैं तो वहाँ पर उस भाषा का प्रदेश हो गया। जैसे कि आप देखते भारत में ही भाषा के आधार पर भाषाई प्रदेश के देश बने हुए हैं, मतलब भाषाई प्रदेश के आधार पर जो है प्रदेशों का एक प्रकार से बनाया गया भारत में। जैसे तेलुगु वाले जो है तमिल वाले, तो इस प्रकार से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सब आप देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से भाषा के आधार पर ही ये देश बने हैं। जैसे मराठा, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, इसी प्रकार से गुजरात में गुजराती, असम उड़िया जो है
उड़ीसा उड़िया, ठीक है। इसी प्रकार से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सब अलग अलग क्षेत्रों में आप देखते हैं। हालांकि वहाँ पर भाषाई प्रभुत्व नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में आप देखते हैं भाषा के आधार पर ही एक प्रकार से राज्यों का बंटवारा हुआ था। हालांकि इसको लेकर के पहले बहुत सारा विवाद भी हुआ था, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, ये बड़ा लंबा हो जाएगा। तो मृदा प्रदेश, वर्षा प्रदेश, वनस्पति प्रदेश, भाषा प्रदेश, ये सब होते हैं एकल विषय प्रदेश, जिसमें एक तत्व की समानता को ध्यान में रख करके प्रदेश बनाया जाता है, ठीक है। और दूसरा तत्व कौन सा होता है भाई? दूसरा तत्व आपका होता है, समझेंगे यहाँ पर, बहुल विषय प्रदेश। बहुल विषय प्रदेश की बात किया है, इसमें विषयों की बहुलता होती है। अब विषयों की बहुलता का मतलब क्या होता है? जैसे कि इसमें क्या होता है, जब किसी प्रदेश के सीमांकन का आधार एक कारक नहीं अपितु क्या होता है, अपितु विभिन्न तत्व होते हैं, तब ऐसे प्रदेश को हम बहुल विषय प्रदेश या संयुक्त प्रदेश या कंपोसाइट या कंपोजिट रीजन बोलते हैं, मल्टीपल टॉपिक रीजन बोलते हैं। जैसे प्राकृतिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश और जलवायु प्रदेश। कहीं का पूरी की पूरी प्राकृतिक संरचना एक जैसी है, आर्थिक स्ट्रक्चर एक जैसा है, ठीक है, जलवायु एक जैसी है। तो जब जलवायु में कई प्रकार की जलवायु होती है और एक ही जैसी है, इसमें कई सारे तत्व आपस में, जलवायु में कई सारे तत्व समाहित हैं, आर्थिक तंत्र में कई सारे तत्व समाहित हैं, प्रकृति में बहुत सारे तत्व समाहित हैं। तो प्राकृतिक चीज़ें जब सेम होती हैं तो उसको बहुल विषय बोलते, प्रदेश बोलते हैं। आर्थिक चीज़ें जलवायु प्रदेश, आर्थिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश, तो ये सब होते हैं एक प्रकार से कौन से प्रदेश? बहुल विषय प्रदेश, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा प्रदेश होता है आपका, वो तीसरा प्रदेश होता है भैया कौन सा? वो तीसरा प्रदेश होता है आपका संपूर्ण विषय प्रदेश। क्या होता है? संपूर्ण विषय प्रदेश। संपूर्ण विषय प्रदेश को बोलते हैं टोटल टॉपिक रीजन। व्हिटलसी महोदय जो हैं, व्हिटलसी महोदय ने जो जिन 16 तत्वों के बारे में बताया है, जिन 16 तत्वों के बारे में व्हिटलसी महोदय ने जिक्र किया है 1956 ईस्वी में जिन 16 तत्वों का जिक्र किया, किसने? डी व्हिटलसी महोदय ने, जो अमेरिका के भूगोलवेत्ता हैं। वो सारे के सारे 16 तत्व जो होते हैं उनको समाहित करके एक प्रकार से बनता है संपूर्ण विषय प्रदेश। संपूर्ण विषय प्रदेश की बात की जाए तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऐसे प्रदेश जो होते हैं आप देखिएगा, जो संपूर्ण विषय प्रदेश हैं, इन प्रदेशों की संख्या जो होती है बहुत कम होती है। ऐसे प्रदेश बहुत कम ही पाए जाते हैं जहाँ पर 16 तत्वों की समानता एक ही जैसी मिलती है। जैसे कि इसमें क्या होता है, अगर भूतल के किसी प्रदेश में सभी तत्व जो है, जो व्हिटलसी महोदय ने बताया 16 तत्व, वो एक प्रकार से किसी दूसरे के 16 तत्वों से क्रमशः मेल खाते हैं, तो ऐसे प्रदेश को संपूर्ण विषय प्रदेश कहते हैं। और ऐसे प्रदेश आपको काफ़ी कम संख्या में मिलते हैं, बात ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं हम 1 मिनट के लिए कि कोई ए नाम का प्रदेश है, उसमें 16 तत्व विद्यमान है, और कोई बी नाम का प्रदेश है, उसमें भी 16 तत्व विद्यमान है और एक क्रम से विद्यमान है और उसका क्रम से मेल भी खाते हैं। तो एक प्रकार से वो क्या होगा, वो आपका संपूर्ण विषय प्रदेश होगा। क्योंकि ए के विषय के जितने, मतलब ए प्रदेश में जितने विषय हैं वो सभी के सभी बी के विषय से मेल खाते हैं और क्रमशः मेल खाते हैं। जो ए नंबर पर क्षेत्र है, मतलब कि ए नंबर पर जो विशेषता है वो बी नंबर, मतलब उसमें भी बी वाले में भी ए नंबर पर है, जो यहाँ पर दूसरे नंबर पर वो भी बी वाले में दूसरे नंबर पर है। इस प्रकार से क्रमशः मेल खाते हैं, तो एक प्रकार से संपूर्ण विषय प्रदेश उसी को बोलते हैं। ऐसे प्रदेश काफ़ी कम संख्या में मिलते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसमें 16 के 16 तत्व जो होते हैं किसी दूसरे प्रदेश से क्रमशः मेल खाते हैं, ठीक है। ये हो गया संपूर्ण विषय प्रदेश, क्लियर। तो एक तो हो गया आपका एकल विषय प्रदेश, जिसमें मृदा, वर्षा प्रदेश, वनस्पति, भाषा, इनके आधार पर प्रदेश बढ़ता है। एक होता है बहुल विषय प्रदेश, जिसमें प्राकृतिक, आर्थिक और जलवायु प्रदेश जो होता है इस आधार पर बढ़ता है। और एक होता है संपूर्ण विषय प्रदेश, जिसमें सारे के सारे तत्व जो होते हैं 16 के 16 तत्व जो व्हिटलसी ने बताया है उसके आधार पर ही बांट दिए जाते हैं, तो क्लियर। और दूसरे प्रदेश से मेल भी खाते हैं क्रमशः, तो वो बोलते हैं संपूर्ण विषय प्रदेश या टोटल टॉपिक रीजन। इसके बाद में लास्ट आपका है, चौथा प्रकार होता है इसका, किसका? प्रदेश का चौथा प्रकार है कंपेज या एक प्रकार से कैंपेज। तो कैंपेज या कंपेज की बात करें तो कंपेज जो होता है, ऐसे प्रदेश होते हैं या ऐसे प्रदेशों को हम कंपेज प्रदेश कहते हैं जो विभिन्न तत्वों से मिलकर के बनता है, लेकिन इसमें तत्वों का महत्व जो होता है उसका क्रम जरूरी नहीं होता है। आवश्यक क्रम में तत्वों की संख्या परिवर्तनीय होती है। कंपेज के निर्धारण में जिस तत्व की जरूरत होती है या जो तत्व आवश्यक होता है उसे शामिल किया जाता है और अनावश्यक तत्व जो होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। और इस तरह कंपेज में समस्त तत्वों का महत्व एक जैसा नहीं होता है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का वर्णन महत्व के क्रमानुसार किया जाता है और यही वजह है कि इसमें व्यक्तिनिष्ठता अधिक होती है, क्योंकि कंपेज व उसकी सीमाएं भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। देखिए, कंपेज की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कंपेज जो होता है ये विभिन्न तत्वों से मिलकर के बनता है। विभिन्न तत्व मतलब कि जैसे यहाँ के, अब देखिए ये भी एक बीच की कड़ी होती है, जैसे कि
जो है यहाँ पर जो बहुल विषय प्रदेश है और जो संपूर्ण विषय प्रदेश है, संपूर्ण विषय प्रदेश और बहुल विषय प्रदेश के बीच की कड़ी का काम करता है कौन? बीच की कड़ी काम करता है कंपेज। कंपेज जो प्रदेश होता है वो बहुल प्रदेश और एक प्रकार से संपूर्ण प्रदेश, तो संपूर्ण विषय प्रदेश और बहुल विषय प्रदेश के बीच की कड़ी का काम करता है और बीच की स्थिति का काम करता है और बीच से मिलकर के बनता है। तो कंपेज जो होता है विभिन्न तत्वों से मिलकर के बनता है, लेकिन तत्वों का महत्व जो है उसका क्रम जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें क्रम जरूरी होता है। देखिए संपूर्ण विषय प्रदेश में इसमें क्रम जरूरी होता है, 16 का 16 क्रम, ठीक है, और सभी के सभी तत्व जरूरी होते हैं। लेकिन कंपेज में क्या होता है, सारे के सारे तत्व जरूरी नहीं होते हैं, सारे के सारे तत्व कंपेज में जरूरी नहीं होते हैं, कुछ तत्व जरूरी होते हैं, जो आवश्यक होते हैं वही जरूरी होते हैं, अनावश्यक तत्व इसमें नहीं आते हैं। और वरीयता इसमें मिलती है तत्वों की, जैसे जो तत्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले रखा जाएगा, जो ज़्यादा मतलब उससे कम है वो बाद में, उससे जो उससे कम है वो उससे बाद में रखा जाएगा। मतलब इसमें वरीयता का क्रम जो होगा वो इंपॉर्टेंस के आधार पर होगा, ठीक है, उपयोगिता के आधार पर होगा, महत्व के आधार पर होगा, ना कि एक प्रकार से क्रमबद्धता के आधार पर होगा कि भाई 16 के 16 तत्व हैं तो जिस क्रम में ए में है उसी क्रम में बी में क्रमशः मेल खाएं, ऐसी बात नहीं। इसमें जैसे भी है उचित मात्रा में एक सिचुएशन के लिए वो सारे तत्व जरूरी है, उस दूसरी सिचुएशन में दूसरे समय में दूसरी चीज़ें जरूरी हैं, तो वो उस मात्रा में हो। वरीयता का क्रम जो है उनका वो महत्व के हिसाब से होता है। तो ये विभिन्न तत्वों से मिलकर के बनता है, लेकिन तत्वों का महत्व क्रम जरूरी इसमें नहीं होता है। दूसरी बात यह कि कंपेज बहुत विषय प्रदेश व बहुल विषय प्रदेश और संपूर्ण विषय प्रदेश के बीच की स्थिति होती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें जो तत्व होते हैं, जो आवश्यक तत्व होते हैं उनको स्थान मिलता है, और जो अनावश्यक तत्व होते हैं उनको नेगलेक्ट यानी उनको बाहर निकाल दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा इसमें व्यक्ति निष्ठता अत्यधिक होती है, क्योंकि कंपेज व उसकी सीमाएं जो होती हैं भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अनुसार बदलती रहती हैं, भिन्न भिन्न स्थान भिन्न भिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए जो इसके तत्व हैं वो बदलते रहते हैं। इसीलिए एक प्रकार से ये व्यक्ति निष्ठता पर ज़्यादा ध्यान देती है, यानी कंपेज जो है वो क्या है, इसमें व्यक्तिनिष्ठता अत्यधिक होती है, क्योंकि कंपेज व उसकी सीमाएं भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अनुसार बदलती रहती हैं। ये हो गया कंपेज। तो एक प्रकार से 4 प्रकार के क्या होते हैं, प्रदेश होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका एकल विषय प्रदेश यानी कि सिंगल टॉपिक रीजन। दूसरा होता है आपका बहुल प्रदेश यानी बहुल विषय प्रदेश, यानी कि जिसको आप बोलते हैं मल्टीपल मतलब मल्टीपल टॉपिक रीजन। और तीसरा होता है आपका संपूर्ण विषय प्रदेश, यानी इसको आप बोलते हैं टोटल मतलब कि टोटल नंबर आप मतलब कि टोटल विषय या टोटल आप क्या बोलते हैं उसको, टोटल टॉपिक रीजन बोलते हैं, ठीक है। संपूर्ण विषय प्रदेश को टोटल टॉपिक रीजन बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, या उसको संयुक्त प्रदेश भी आप बोल सकते हो, संयुक्त तत्व प्रदेश। इसके अलावा अगर बात की जाए एक होता है कंपेज। कंपेज में तत्व तो जरूरी होता है कि सारे के सारे तत्व हों, लेकिन ऐसे तत्व हों जो कि इंपॉर्टेंट हो, जो कि अच्छा क्रमबद्धता इसमें जरूरी नहीं है, क्रमबद्धता इसमें वरीयता के हिसाब से होती है कि भाई कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले और जो कम इंपॉर्टेंट है उसको बाद में रखा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्या समझा, इस प्रकार से आप लोगों ने सारी चीज़ों को समझ लिया, प्रदेश का अर्थ समझा, परिभाषा समझा, विशेषताएं समझा और प्रकार समझा। तो BA थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर 1 रीजनल जियोग्राफी में यानी प्रादेशिक भूगोल में आज आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 समझा, जिसमें प्रदेश का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं को हमने आपको बताया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट से आप लोग, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। चलिए तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो लगातार आपको मैं देता रहता हूं, ठीक है। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की क्लास लगातार हो रही, तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइक करें और क्लास जरूर पढ़ें, लाइव जरूर क्लास पढ़ें। प्रीमियर जब होती क्लास तो उसको पूरा का पूरा देखें, ताकि जो है आपकी समझ में सारी चीज़ें आ जाए, और 1 से 2 बार अगर क्लास आप देख लीजिएगा सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए फिर गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।